बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इज्तिमाई मसाइल का हल हमेशा इज्तिमाई काविशों का नतीजा होता है। हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मसाइल से दो चार हुई, उनका हल भी ऑब्वियसली एज अ पार्टी कलेक्टिव एफर्ट्स में था, लेकिन डे बाय डे कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चिमटती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन में खुशी की लहर दौड़ती रही। सबसे पहली कंट्रोवर्सी बड़ी शेर अफजल मरवत साहब बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सर्कल्स के अंदर। उसका भी ड्रॉप सीन नहीं हुआ था, अभी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उससे पहले ही एक नई कंट्रोवर्सी ने विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस सूबे में जहां पर उनकी हुकूमत है और बार बार जहां के अवाम ने उनको मौका दिया है, एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया और वो कंट्रोवर्सी थी शकील खान साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर साहब। और वो कंट्रोवर्सी होता ना कि एक रिजाइन के बाद या एक वजीर की बरतरफी के बाद रुक जाती, लेकिन मामला इतना सादा नजर नहीं आ रहा। रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात थी कि जिसका नारा ही करप्शन फ्री पाकिस्तान और इंसाफ पर मबनी निजाम मुहैया करना था इस मुल्क को। लेकिन जब उनका एक सिटिंग मिनिस्टर अपने सिटिंग वजीर आला के खिलाफ एलिगेशंस लगाता है तो उसके बाद मामला बहुत गंभीर हो जाता है। ऑब्वियसली ग्रुपिंग तो है तहरीक इंसाफ के अंदर और उसका सबसे बड़ा सबूत पंजाब से उठने वाली वेव के जहां पर हमाद अजहर साहब के खिलाफ आवाजें उठती हैं, हमाद अजहर साहब के कलीग या उनके हिमायती ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के खिलाफ आवाजें उठाते हैं और इवेंचुअली हमाद अजहर साहब हो, हाफिज फरज साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हो, सबको एक साइड पे होना पड़ता है और उनको रिप्लेस करने के लिए एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। इसी तरह कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इलेक्शन से पहले के चले आ रहे हैं और कुछ नाम लिए जाते हैं। अगर इस्लामाबाद के या कहीं भी सहाफती सर्कल्स में आप बैठे, सियासी सर्कल्स में बैठे, तो आतिफ खान साहब हो जाएं, शाहराम तरकई साहब हो जाएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम से खैबर पख्तूनख्वा से, उनके बारे में क्या सराहियां ये की जाती हैं कि उनको मरकज में इसलिए रखा गया क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो सिक्योर रहे और वो दबंग तरीके से अपना सूबा चला सके। अब इसके ऊपर कहानी स्ट्रेट अप है, इस पर कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी रह नहीं गई कि शकील खान साहब का ग्रुप, जिसमें जुनैद साहब को भी आप कह लीजिए, और जुनैद साहब की जब बात करते हैं फिर शेर अफजल मरवत साहब भी आ जाते हैं, शांदाना गुलजार साहब भी आ जाती हैं। इसी तरह सियासी जमातों के अंदर ग्रुपिंग होती है, लेकिन करप्शन एलिगेशंस के ऊपर आकर ग्रुपिंग और एक दूसरे को सेफ या सिक्योर करना मेरी समझ से थोड़ा सा बालातर है। आज इस शो की पहली स्टोरी हम यही करेंगे, फिर से खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान तहरीक का बढ़ता हुआ गैप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफों में जो दरारें हैं उन पे बात करेंगे। सेकंड स्टोरी आज के शो की मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पंजाब की सियासत का रुख बदल सकता है और वो ट्रिब्यूनल्स वाली स्टोरी है जो कल केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आज कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स और कुछ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि माजी के फैसलों की रोशनी में कल फैसला क्या आ सकता है। नाज़रीन, एज़ सेड अर्लियर के एक फैसला या एक समाज जो है वो पंजाब की सियासत के रुख का तयन करेगी कि जनाब पंजाब की सियासत किस तरफ जाती है। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला है। अभी रिसेंटली 3 सीटों के ऊपर भी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद बहुत सारे चांसेस इस तरह के और भी नजर आते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी कियास सराहियां पहले भी जारी हैं। इसके ऊपर माजी के फैसले क्या कहते हैं और फर्दर क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद हैं और स्काइप पे मुझे सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब लाहौर से ज्वाइन करेंगे। जब भी लाहौर की या पंजाब की पॉलिटिक्स पे बात करें तो फिर माजिद भाई को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बताइए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे मिजाज? खैरियत से? थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक आज तो केस डीलिस्ट हो गया। जी बिल्कुल डीलिस्ट हो गया। ये वैसे एक तो सलमान अकरम राजा की एप्लीकेशन भी थी कि हामिद खान साहब जो बैरून मुल्क हैं तो केस की समाअत मुलतवी की जाए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 4 जुलाई से ये स्टे है और पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो गैर फाल पड़े हुए हैं। ये जो मेरा ख्याल में पॉइंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने पिछली समाअत पर यह कहा था कि ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें किसी पार्टी का तो लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है, तो इख्तियार को हमने डिफाइन करना है। मीनिंगफुल कंसल्टेशन अगर होती है, अगर वो किसी जो है वो डेड लॉक पे चली जाती है तो फिर क्या होगा, तो उसको उन्होंने देखना था, तो उसमें अब डीलिस्ट कर दिया गया है। मिसाल मिलती है इस तरह के डेड लॉक की?
डेडलॉक की नहीं मिसाल ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इवन इन्होंने जो जब ये अकील अब्बासी, जस्टिस अकील अब्बासी जब सिंध हाई कोर्ट में थे, अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो उस वक्त भी वहाँ पे कोई मसला नहीं बना, बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं बना, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मसला नहीं बना, मसला बना है पंजाब में, और मसला था भी पंजाब में, तो इसलिए मसला बन गया। हालांकि मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि 8 जज जो है अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनको ट्रिब्यूनल लगा रहा है, तो बतौर जज अगर वो काम कर रहे हैं, बतौर जज सुबह से शाम तक वो 100 केस सुनते हैं, तो उनको बतौर ट्रिब्यूनल क्या वो जो है वो उनके पास एबिलिटी नहीं है, या वो काम नहीं कर सकते, या उनको पता नहीं है, लॉ का नहीं पता। ये बड़ा हैरान कौन था। मतलब जस्टिस अकील अब्बासी को ये कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने 8 ट्रिब्यूनल लगाने हैं, आप जो है पैनल दें, 8, 10, 12 जजेस का नाम दें, हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बंदा पूछे कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या पता कि किस जज का क्या फैसला है, आपका केस, और आप ही डिसाइड करेंगे। और आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले, तीसरे और 5वें नंबर वाला जज तो ठीक है और दूसरे और चौथे वाला ठीक है? पैरामीटर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा? यही तो बात है। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा था कि आप हमसे पैनल मांगते तो फिर हमको बताते आपको कि पैनल क्या होता है। पैनल की क्या बात है? अब जस्टिस आलिया नीलम जो है उनके हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि 8 जजेस हमने दिए हुए हैं, यही जो है वो ट्रिब्यूनल लगेंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले ही आप पे जो है वो इतना बड़े सीरियस इल्जाम है कि 8 फरवरी इलेक्शन आपने जो है वो उसमें मुबैना धांधली हुई है, तो उसके बाद ट्रिब्यूनल के मामले पर तो इलेक्शन कमीशन ऐसे लगता है इलेक्शन कमीशन के एक्ट से जैसे वो कोई चीज छुपा रहे हो। तो उनको तो एक्टिवली कहना चाहिए, बिल्कुल लगाएं जी, लाहौर हाई कोर्ट लगाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाए, वो जो है वो वहां किसी ट्रिब्यूनल को चलने नहीं देंगे। याद है ट्रिब्यूनल जब एक्टिव हुए थे, जब काम स्टार्ट किया था ट्रिब्यूनल ने पंजाब में, तो क्या मांगा क्या था? सबसे पहली डिमांड क्या थी? ट्रिब्यूनल फॉर्म 45, मतलब इस्लामाबाद में फॉर्म 45, जैसे जैसे फॉर्म 45 जहां मांगते गए तो इन्होंने बस वहां पे इश्यूज खड़े होते गए। अब फॉर्म 45 में मसला ये है कि उसमें अल्टीमेटली जो इल्जाम है वो इलेक्शन कमीशन पे भी आता है। जो सारा जो बनेगी चार्जशीट जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही बनेगी, सिर्फ वो जो उम्मीदवार हैं उनका इशू नहीं है कि एक फॉर्म 45, फॉर्म 47, मतलब एक MNA को वो कहें कि ये ठीक नहीं बना और ये दूसरे को बना दें, उसमें चार्जशीट सारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आएगी। तो इसलिए बजाय ऐसे लगता है कभी हुकूमत जो है कानून साजी कर रही है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है, वही गवर्नमेंट जो 8 फरवरी से पहले एक तरमीम करती है, और 8 फरवरी इलेक्शन जब वो PDM की गवर्नमेंट जा रही थी अगस्त से पहले, तो निगरान हुकूमत आ रही थी, तो उस वक्त एक तरमीम करती है, और 8 फरवरी इलेक्शन के बाद जब आते हैं, अब देखते हैं नहीं हमें ये शायद सूट नहीं कर रही, तो नई तरमीम उसी को जो है तब्दील कर देते हैं। तो ये हैरान कौन किस्म की मूव है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि ये केस जल्दी लगाकर एक स्टे खत्म करना चाहिए और फाल करना चाहिए। 180 दिन का और बलोच वाला तो कल लगा है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। जी, माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। पंजाब में ट्रिब्यूनल्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे, मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट तो हैं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मोस्ट तो हैं, लेकिन सिर्फ पिक एंड चूज क्यों हो रहा है पंजाब में? ट्रिब्यूनल्स का काम, जजेस का काम तो इंसाफ करना है। वो सुप्रीम कोर्ट दे दे, वो नीचे से दे दे, लाहौर हाई कोर्ट दे दे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे दे, यहाँ की सीटों के ऊपर तो केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो क्या नीचे के क्या मामला हुआ, वहां पे डेडलॉक क्यों है? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारों की जो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अफसोस भी होता है, और पाकिस्तान की बदकिस्मती भी समझा जाए कि यहाँ पर सिलेक्टिव इंसाफ का एक रुझान पाया जाता है। इसलिए इलेक्शंस के हवाले से पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में चूंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली की, सूबाई असेंबली की, और पंजाब की सीट्स के ऊपर ही झगड़ा है। अगर हम PTI की जो व्हाइट पेपर है जो उन्होंने 8 फरवरी के बाद जारी किया था उस पर नजर डालें तो हमें 30 से ज्यादा ऐसी सीटें पंजाब की मिलती हैं जिसपे उनका क्लेम है कि यहाँ पर हमारे पास NA की। जी बिल्कुल। और उसमें फिर उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई कि हमारे पास इतनी सीटें हैं कि जिनके ऊपर हमारे पास 90% फॉर्म 45 हैं, फिर सेकंड कैटेगरी में 80% फॉर्म 45 हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का भी ये मसला है कि उनकी चूंकि स्ट्रांग फुटिंग पंजाब में है, उनके बड़े लीडर्स जो हारे हैं या जीते हैं उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, तो यहाँ पर उनके लिए भी असेंबली में आना या अपनी शिकस्त की खिदमत को मिटाने के लिए ये जो सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होता है जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं कि जहां पे आप अपनी शिकायत लेके जाएं, जिसमें रिकाउंटिंग भी होती है, बाकी धांधली के मसाइल भी होते हैं, फॉर्म्स के मसले भी, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि उससे हमें फायदा हो। तो अब डेडलॉक यहाँ पे इसलिए है कि एक साइड पे तो एक बहुत बड़ा क्लेम है तहरीक इंसाफ का, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसका भी गढ़ पंजाब ही है, और उनके जितने भी हारे हुए रहनुमा हैं
वो आपस में ये गपशप करते हुए नजर आते हैं कि देखिए रिकाउंटिंग में चले जाएं तो उससे हमें फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? उसकी वजह से कि एक ट्रेंड बन गया है। रिकाउंटिंग में जब वोट काउंट हो रहे होते हैं तो पता चलता है कि आजाद उम्मीदवार या ऐसा उम्मीदवार जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, उसके वोट तो धड़ाधड़ मुस्तरद होते जा रहे हैं। 14,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं एक एक हल्के से। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये ज्यादा आसान हो गया है। और एक दो जगहों पर तो ये बात भी हुई कि मुस्लिम लीग नून के कुछ हारे हुए रहनुमाओं को ये कहा गया कि आप रिकाउंटिंग में आ जाए तो आप असेंबली में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई अखलाकी सहारा लेते हुए ये कहा कि नहीं, हमें हार कबूल है। तो ये पंजाब बड़े बड़े नाम उसमें आते हैं, ख्वाजा साहब का भी नाम आता है उसमें, कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम आता है उसी ऑफर में। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, आपका और मेरा उस एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लाहौर के रहने वाले हैं बड़ा फोकस रहता था इलेक्शन से पहले, वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस ऑन चौधरी साहब। अभी तो एमएनए कोई है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाऊं तो वहां पर हमारे पास क्या सर्वेज आया करते थे और जिन लोगों से आप और मैं या माजी और बाकी साफी गपशप लगाया करते थे, वहां पर क्या रेशियो आती थी सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस ऑन चौधरी साहब? क्योंकि ट्रिब्यूनल में एक ये भी किया हुआ है ना हल्का। जी, ये इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए भी था कि यहाँ पर 2013 और 2018 में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिला था और ये भी कहा जा रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट बचाने के लिए ये सीट ऑन चौधरी साहब को दे दी है ताकि वो जाने और उनके दोस्त जाने और वो खुद ही इस मसले को हल कर लेंगे। तो ये मसला जब हम देखते हैं ना, सर्वेस की बात करते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, अवाम का मूड बदल गया या इलेक्शन डे पे को हालात तब्दील हो गए, एक वेव चल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन की शाम को जो काउंटिंग होती है वो तो एक एविडेंस है, बाकी तो तज्जिए हैं जो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। जो एविडेंस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काउंटिंग की है या उसके जो फॉर्म्स है, अगर हम उनको देखें तो उसमें ये जो मसला बाकी हलकों में भी नजर आता है वो इस हलके में भी नजर आता है कि एमएनए के वोट जो हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ है। जो सूबाई असेंबली के वोट डाले गए हैं मुस्लिम लीग नून को या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, उनकी तादाद मुख्तलिफ है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स आए, वो एक ही जगह से दो पर्चियां वसूल करे, एक सब्ज रंग की एक सफेद रंग की, और वो सब्ज रंग की एमएनए की पर्ची के ऊपर तो वोट डाल जाए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, लेकिन नीचे वाली सीट पे वो कहे कि नहीं, यहाँ पे मुझे शेर का उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैं वो वोट ही नहीं कास्ट कर रहा। या तो वो रिजेक्ट हो या वो किसी आजाद उम्मीदवार को जाए या किसी पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, किसी को जाए। लेकिन ये चीज देखने में आई है कि एमएनए की सीट पे तो वोट डाल गया, लेकिन ये पतन की रिपोर्ट्स काफी सारे हल्कों में यही इसी तरह की कंप्लेंट्स आई ना, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस काफी सारे और भी हल्कों में आई ना। बिल्कुल आई है, और ये है वो बुनियादी वजह जिससे फिर आप एक सुराग लगाते हैं कि कहीं जो एमएनए की सीट है उसके ऊपर कोई मसला या धांधली तो नहीं हुई। और ये वो एविडेंस है, तज्जिए और तबसरों के हवाले से तो हम उस पर कोई भी शख्स, यही एविडेंस आपको NA 130 में भी मिलते हैं। जी बिल्कुल मिलते हैं, और इस तरह की कुछ वर्किंग की मैंने, जिसमें मैंने ये देखा कि वो कौन कौन से ऐसे हलके हैं कि जहां पर एमपीए का रिजल्ट डिफरेंट है, एमएनए का मुख्तलिफ है। तो ये हमें पंजाब के अंदर काफी जगहों पे ये मसला मिलता है, और इसीलिए पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हीं पे असल लड़ाई है। क्योंकि हम देखें गुजरांवाला में देखें, लोधरा में देखें, ननकाना साहब में देखें, इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, अली गौहर बलोच साहब का जो हलका है, ये वो सारे हलके हैं कि जहां पर मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंशियल उम्मीदवार हैं, जो थाना कचहरी के हवाले से भी मारूफ समझे जाते हैं, जो जिनका ये मकसद होता है कि उन्होंने हर हाल में असेंबली में पहुंचना है। तो फिर वहां पर ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह की चीजें की जाती है। साकिब साहब, कल अली गौहर बलोच साहब की बात की, अभी हमारे भाई माजिद रज़ावी साहब ने, अली गौहर बलोच साहब वाला केस भी 3 सीटों के बाद वो भी आगे सीट। जी जी बिल्कुल। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ये फैसला दे चुके हैं, जिसमें अगर 2-1 से फैसला आया था, अब 2 जजेस सुनेंगे। अब क्या ये 2 से 3 की तरफ जाएगा या उससे बड़ा बेंच बनेगा या उसी प्रेसिडेंट को लेकर आगे चलेंगे? अगर तो सुप्रीम कोर्ट में अमूमी तौर पर ये देखा जाता है, अगर तो उसी तरह ये आगे चलें तो फिर फैसला वही आएगा जो पहले आया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हालांकि उस पर बहुत बड़े सवालात हैं। मेरा ये ख्याल है कि उसमें जस्टिस अकील अब्बासी जो है, उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था उसमें और जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके जो नोट हैं, मतलब एक तो अक्सरीती जो फैसला है और अकलीती फैसला, इसमें फैक्ट्स में भी फर्क है। मतलब एक तो जजमेंट में ना, एक फैक्ट्स में भी फर्क है। वो कह रहे हैं कि उसका प्रोसेस पूरा हो चुका था, नोटिफिकेशन हो चुका था और उसके बाद ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था, सिंपली नहीं देख सकते थे।
और चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कह रहे हैं नहीं वो अभी प्रोसेस होना था, वो आरओ ने लिखा कि वो मॉब आ गया था तो मॉब की वजह से हमने वो फैसला दिया और इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह मॉब पे जो है वो सारा कुछ नहीं छोड़ सकते, मतलब वो उस तरफ ले गए। हालांकि बड़ा जेन्युइन आपको पता है वो इतने वोट जो है वो उसमें मुस्तरद कर दिए और ये तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक पूरा एक आप रास्ता दे रहे हैं कि कल कोई भी आए और आप रास्ता दे रहे हैं कि कल जनाब आप रिकाउंटिंग में जाएं और रिकाउंटिंग में आपसे 20,000 वोट आपके अचानक जो है वो मुस्तरद हो जाए और उसका कोई पूछने वाला नहीं। मुस्तरद भी सिर्फ उसके होंगे जो जीता होगा और वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फिर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जब आ जाती है अदालतें उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कि जब एक जीता हुआ उम्मीदवार कह रहा है कि ये क्या मेरे जी वोट 10,000 वोट जो है अचानक मुस्तरद हो गए, तो फिर वो मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाके देखता है कि क्या जहां पे गड़बड़ तो नहीं हुई, तो फिर उसके बाद फैसला होता है। ये खुद ही फैसला इन्होंने कर दिया और ये बहुत बड़ा रास्ता दिया गया है। मेरा ख्याल है कल अब देखना है कि कल 2 जजेस इस पे क्या करते हैं और किस तरह जो है वो इसको देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है वही 3-2-1 वाला जो नहीं फैसला तो प्रेसिडेंट पे सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये फैसला दे चुकी है, लेकिन ये है कि जैसे शकील अब्बासी वाला नोट अगरचे वो अकलीती नोट है लेकिन उसको अब देखना होगा कि क्या फैक्ट्स इसके देख करके इसमें सारा प्रोसेस हो चुका है क्यों और इसी सीट पे आके साकिब भाई अगर इसी सीट के ऊपर आकर कोई थोड़ा सा डिफरेंट फैसला आ जाता है तो फिर पिछले अभी कंट्रोवर्शियल मजीद हो जाएगा। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं होगा अगर ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे शकील अब्बासी ने जो फैक्ट्स लिखे थे वो कह रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन हो चुका था, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, अगर वो उस पे आ जाते हैं कि हाँ इसमें बिल्कुल ये अभी हमारे सामने केस आया है ये केस उसी तरह का ही बनता है जो जैसे शकील अब्बासी लिख रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट तो फिर प्रोसेस कंप्लीट फिर वो कह सकते हैं कि नहीं इसमें वापस आप नहीं जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके फैसले में तो ऐसे लगता है जैसे रास्ता निकाला गया है कि आरओ ने ये कह दिया और मॉब आ गया और इस तरह करके चीजें अरे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मेरे साथ रुकिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाजरीन। फर्स्ट सेगमेंट में हमने बात की कि व्हाट कुड हैपन, पॉसिबिलिटीज क्या, बाकी वो तो अदालतें जाने और जजेस का काम है, हम तो सिर्फ फैसलों के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले चंद दिनों से जो एक नई कंट्रोवर्सी के बाद नई कंट्रोवर्सी आ रही है उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। रीजन कि वहां पर उस सियासी जमात की हुकूमत है कि जिनका मंशूर ही सिर्फ इंसाफ और एक यकसा निज़ाम और करप्शन फ्री निज़ाम था। माजिद निज़ामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्लेमेंट ही थ्रू आउट इस चीज की रही है कि करप्शन फ्री सेटअप लेके आएंगे और वो प्रोविंस के जहां पर बार बार इनको मौका मिला, जिस सूबे में एहतसाब का इदारा बंद करके उसके सरबराह को घर भेज दिया गया, वहां का वजीर अपने वजीर आला के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाए, तो थोड़ा ऑड नहीं लगा आपको ये सारा? देखिए मुझे तो पहले दिन से लगता है कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में ये कंट्राडिक्शन है कि कहीं उनके जो नजरियात हैं और जो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें खासा फर्क है। केपी का जो मसला है या वो केस स्टडी इसलिए भी डिफरेंट है कि वहां के जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं वो पंजाब से खासे मुख्तलिफ हैं और यहाँ पर तो पार्टी रहनुमा एक दूसरे को समझा बुझा के बिठा लेते हैं, सुलह सफाई हो जाती है। वो चूंकि अपने अपने इलाके में अपने अपने कबीले में बड़े नाम है तो इसलिए वहां पर इस तरह की लड़ाइयां मामूल की बात है और वहां पर अगर कोई सूबाई वजीर है या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है या इवन एमपीए भी है तो वो अपने हवाले से अपने दिफा में जरूर बात करता है। अब इस स्पेसिफिक केस से पहले भी हम देखें, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के फौरन बाद सेनेट इलेक्शन हुए, उसमें वोट बिके, तहरीक इंसाफ ने कमेटियां बनाई, लोगों को निकाला, फिर बाद में ये पता चला कि कुछ लोगों से सुलह सफाई हो गई है, फिर ये भी सुनने में आया कि आपने दूसरी पार्टी से पैसे लेने हैं तो आप हमसे पैसे ले लें और वोट हमारी पार्टी के ही आदमी को दें। तो वहां पर ये मसाइल हैं, लेकिन मसला ये है कि चूंकि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट नेशनल नैरेटिव पे नहीं पड़ता, पिछले 4-5 साल में नेशनल पॉलिटिक्स इस तरह से चेंज हो चुकी है। हमने पंजाब में भी देखा कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस पे तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़े, तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। तो केपी के अंदर ये मसला पहले दिन से है। वैसे यहाँ पे रुकिएगा जरा माजिद साहब कि अगर उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे वोट पड़ता तहरीक इंसाफ को तो फिर क्या मंजरनामा होता? तो बड़ा दिलचस्प मंजर आता था। आप यू ब्रॉट इट अप तो मैंने कहा उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर क्या मंजरनामा होता? फिर तो 2/3 से हार जाते जी। तो वोट फिर पड़ा कैसे है तहरीक इंसाफ को? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नेशनल नैरेटिव है उसमें और परफॉर्मेंस में या गुड गवर्नेंस के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, जिसकी वजह से लोग नारों के ऊपर
वादों के ऊपर, मुल्की हालात को देख के वोट करते हैं। केपी के अंदर 2013 में जब परवेज खटक साहब की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से ये सारे मसाइल इसी तरह से मौजूद हैं कि ठेकेदार को कमीशन किस तरह से मिलेगा, जो लोग कमीशन ले रहे हैं या जो दे रहे हैं वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, तो वो बआसानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। और जिस तरह अभी हमने ये बात सुनने में आई कि अली अमीन गंडापुर को जब रेहान जेब को टिकट देने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनको संभाल लूंगा, हल्के को मैं देख लूंगा, तो जिसको हमने टिकट देनी है हम उसको ही देंगे। तो ये बात दुरुस्त है कि केपी के अंदर गवर्नेंस के हवाले से पीटीआई के मसाइल हैं, लेकिन वो छुप क्यों जाते हैं? क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब जेल में हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर पर्चे हैं, 9 मई हो चुका है, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो एक पिक्चर है ये बिल्कुल दब के रह जाती है। साकिब साहब, डू यू अग्री के प्रोविंस लेवल पे कुछ भी होता रहे, इमरान खान साहब का वोट बैंक वहां का वहां है, उनकी पार्टी सपोर्ट, उनकी पार्टी बेस वहां की वहां वैसे की वैसे रहेगी? भाई 8 फरवरी इलेक्शन तो अगर फर्ज करें 8 फरवरी का ही हम ले लेते हैं, तो 8 फरवरी इलेक्शन कोई उस पर तो नहीं कि आपकी कारकर्दगी क्या रही क्या नहीं रही, क्योंकि अगर 10 अप्रैल 2022 से पहले का सिनेरियो देखें तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो पीटीआई के अपने एमएनएज थे, एमपीएस थे, जो पार्टी लीडर थे, वो सोच रहे थे कि किसी और पार्टी में जाएं ताकि आगे इलेक्शन भी लड़ना है, तो ये सिचुएशन थी। तो इसका मतलब ये है कि 10 अप्रैल के बाद उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, मतलब फिर हमदर्दी का वोट था, फिर खान साहब केसेस बने, गिरफ्तारियां हुई, पीटीआई को जो है वो क्रश करने की कोशिश की गई, उस पर क्रैक डाउन हुए, खवातीन को जो है गिरफ्तारियां हुई, तो ये सारी चीजें मेल मिला के 8 फरवरी इलेक्शन लड़ा गया है। और जो आप रिजल्ट 8 फरवरी को निकला, रिजल्ट 8 फरवरी को किसी न किसी सूरत में आपको नजर आया। बाकी अमूमी तौर पर कारकर्दगी पर भी होता है। अब मुस्लिम लीग नून जो है अब वो आए गवर्नमेंट में, वो जैसी तैसी थी उन्होंने संभाली, पीडीएम चलाई और आगे चलकर 8 फरवरी को उसके रिजल्ट्स उन्होंने देख लिए। वो अल्टीमेटली आज भी रावलपिंडी में एक जगह हम बैठे थे तो आम लोग बात कर रहे थे, तो वो मुस्लिम लीग नून से थे, तो वो इमरान खान का पूछ रहे थे, तो इस तरह बात पीटीआई की कर रहे थे कि नहीं पीटीआई का दौर बड़ा अच्छा था, मतलब हम अंदाजा लगाएं पीटीआई का दौर बहुत अच्छा था वो कह रहे थे। तो उससे हमने फिर ये रिजल्ट निकाला कि उस दौर में आप देखें कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे थी, फिर उसके बाद जो डी वैल्यू हुआ, पैसा पाकिस्तान का रुपया जो डी वैल्यू हुआ, डॉलर बहुत ऊपर गया, बहुत सारी चीजें थी ना, वो सेहत कार्ड फिर बंदा बहुत सारी चीजें फिर ऐसी हुई कि वो मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, लोगों के बिजनेस जो है वो बंद होना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें, तो फिर अल्टीमेटली लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है सोचना शुरू कर देते हैं। 100 के करीब फैसलाबाद की फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज की खबर है, सो इसमें लाइक व्हाट टू से। अच्छा भाई साहब, अभी 22 अगस्त डेट दे रखी है तहरीक इंसाफ ने तरनौल में जलसा, व्हाट डू यू थिंक, इसमें पंजाब की पार्टिसिपेशन होगी इस जलसे में? पंजाब का मिजाज आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, पंजाब के अवाम का और सियासतदानों का वहां का, और सेकेंडली यही कॉन्ट्रोवर्सी जो शकील खान वर्सेज अली अमीन गंडापुर, ये इस जलसे के ऊपर भी इफेक्ट होगी किसी तरह से? जी, मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी जलसे पे इफेक्ट होगी। उसकी वजह यह है कि केपी से जो लोग आएंगे उन्होंने डेफिनेटली आना है। बुनियादी मसला पंजाब का है, पंजाब में क्या तहरीक इंसाफ की तंजीम, उसका सेटअप इस काबिल है कि इस वक्त वो लोगों को निकाल सके, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और वो जगह भी इसलिए रखी गई है कि वहां पर अगर पंजाब से कोई कमी पेशी होगी तो केपी के जो काफिले हैं वो जलसा गाह को जरा अच्छा बना देंगे, लेकिन मरकज पर केपी के जलसे जुलूसों का मेरा ख्याल है कोई असर नहीं पड़ता। उसकी वजह यह कि वहां पे उनकी गवर्नमेंट है। ये ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध के अंदर बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दे और वो कहे कि जी वो मरकजी हुकूमत को दबाव में ले आएगी। तो इसलिए जब तक पंजाब के अंदर एक एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म नहीं होगी उस वक्त तक मेरा ख्याल है मरकजी हुकूमत पर। और व्हाट डू यू थिंक कि मरवत साहब पंजाब में कुछ एक्टिव होके कुछ किरदार अदा कर सकते हैं पंजाब? अभी तो खासा मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। और दूसरा एक और चीज मुझे लगती है कि पंजाब का जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो वोट देने की हद तक तो इमरान खान के साथ है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन में शायद इमरान खान के साथ नहीं है। इसलिए वो जलसे जुलूसों पर 9 मई को जमान पार्क में इधर उधर तो वो नहीं आते, लेकिन वो वोट देने के लिए डेफिनेटली इमरान खान को चले जाते हैं। हमने पंजाब के जिमनी इलेक्शन में भी देखा, 8 फरवरी को भी देखा, उसके बाद राजनपुर में एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी देखा, बहावल नगर में भी देखा, तो बहुत सी मिसालें हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पंजाब का वोटर जो तहरीक इंसाफ का है वो इमरान खान के साथ तो है, लेकिन वो इस हद तक साथ नहीं है कि वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाए और वो कहे कि जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट को इनकलाब ले आएंगे।
तो मेरा ख्याल है ये चीज भी तरीके से आपको समझना पड़ेगी। अगर उन्हें पंजाब से सपोर्ट बेस नहीं मिल रही जलसे जुलूसों के लिए, तो फिर उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या तब्दीली लानी चाहिए कि ये सारे लोग उनके लिए जो इफ यू रिमेंबर, एक दफा नवाज शरीफ साहब अस्पताल में दाखिल हुए थे और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी स्टेटमेंट आई कि जी हमारा साबिका वजीर आजम, हमारा सुप्रीम लीडर पार्टी का अस्पताल में था, बाहर 10 से 15 कारकुनान नहीं इकट्ठे होते थे। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है पंजाब का अमूमी मिजाज है कि वो फैसला साजी में या पोलिंग डे के दिन तो वो अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद या उससे पहले उन्हें कोई खास फिक्र नहीं होती। उसकी वजह ये कि 9 मई एक बहुत बड़ा दिन था तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनका चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था और उसी पे हंगामे फूट पड़े थे। लेकिन उस दिन भी अगर आप मुजाहिरीन की तादाद देखें तो वो बड़ी कैलकुलेटेड थी। वो इस तरह से नहीं था कि हम कहें कि कुछ जम्मे गफीर या कुछ लाखों के मजमे थे। बिल्कुल वो पुरजोश कारकुनान थे, जोशीले थे। अल्लाह का शुक्र करें कि वो कम थे, इसके ऊपर भी शुक्र अदा करें कि वो कम थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको जब हम देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि शायद इमरान खान साहब की जो सपोर्ट बेस है वो शायद इस हद तक आगे नहीं जाना चाहती। फेयर एनफ। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसकी भी देखते हैं रीजन कि तहरीक इंसाफ जब भी कहीं पर जलसा जुलूस करना चाहती है तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा एनओसी आ जाते हैं। साकिब बशीर साहब से जानेंगे कि यहाँ पर एनओसी आड़े आएंगे या मामलात यहाँ पर तरनौल में जलसे की इजाजत होगी। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसलिए पोस्टपोन और फिर उसके बाद हुए ही नहीं कि जनाब एनओसी नहीं मिला था। 2 केस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आप रहनुमाओं से बात करें तो वहां पर भी 2 अप्रोच पाई जाती हैं कि कभी जलसे जुलूस भी एनओसी लेकर हुए, लेकिन फिर एक तबका वो भी है, एक ग्रुप वो भी है जो कहता है कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ना, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो नताइज संगीन भी हो सकते हैं। साकिब बशीर साहब, आप रूटीन में सारे केसेस कवर आते हैं, जहां जहां इन्होंने एनओसीज अप्लाई किए हैं, जिस अदालत में गए एनओसीज भी मिलते रहे, एनओसीज फिर भी नहीं होते रहे। नहीं, बड़ी एनओसीज जो है मिल जाते हैं, कोई नहीं। लेकिन ये है कि आजम नज़ीर तारड़ पिछले दिनों कह रहे थे कि इस पार्टी को हम डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि एनओसी क्यों नहीं दे रहे तो उन्होंने कहा कि ये इंतशारी हैं, फसादी हैं, तो इसलिए। हालांकि इस्लामाबाद में और पॉलिटिकल पार्टीज भी जलसे करती हैं, मजहबी जमातें भी आ रही हैं। और ये एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बात 9 मई से पहले की भी यही सिचुएशन थी, यहाँ पे उनको जलसों की इजाजत नहीं बिल्कुल थी। और मई 2022 आपको याद होगा, जी बिल्कुल। और उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई थी, यही डिप्टी कमिश्नर साहब थे। पीटीआई को बिल्कुल प्रोटेस्ट की भी इजाजत नहीं थी। उस वक्त की पीडीएम की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन पे जलसा किया था और वहां धमकियां लगाई थी। तो ये चीजें रिकॉर्ड की हैं। तो 9 मई से पहले भी यही पोजीशन थी और पीटीआई को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। अगरचे जो पीटीआई के दौर में जो मौलाना फजलुर रहमान आए थे इधर कश्मीर हाईवे पे बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई थी, पानी का बंदोबस्त भी किया, पानी का बंदोबस्त इजाजत दी गई थी, वहां धरना दिए रखा था उन्होंने काफी दिन और प्रोटेस्ट की इजाजत। मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून से ये तवक्को की जा रही थी कि उन्होंने जो उनके साथ हुआ और गलत हुआ, उनके खिलाफ भी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां एफआईए भी करता रहा। वो उन्होंने सीखा होगा, राना सनाउल्लाह का टेस्ट केस था, उन्होंने सीखा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। वो बिल्कुल जो है वो मूड में लग भी नहीं रहे, मूड में भी नहीं लग रहे वो, मतलब रास्ते। आप देखें कल से एक चीज वो चला रहे हैं कि पीटीआई के दौर में ये फायरवॉल का जो है वो मंजूरी हुई थी, या वहां देख रहे थे, सोच रहे थे इस हवाले से कि फायरवॉल जो है लगाई जाए। वो भाई उन्होंने की थी, उन्होंने लगाई तो नहीं, आपने लगा दी है। हाँ। और हालत ये है कि आईटी मिनिस्टर को नहीं पता कि ये इंटरनेट स्लो कैसे हो गया, वो वीपीएन पे डाल रहे हैं। मतलब कि अजीबो गरीबी। एक्स बंद हुआ था 17 फरवरी को, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है पहले 20 दिन तो इस हुकूमत को पता ही नहीं था कि ये हुआ क्या है, कहां से एक्स बंद हो गया, किसने किया है, कैसे किया है। पता था, लेकिन हम अदालतों में मानते नहीं थे ना कि अदालतों के सामने जाकर। नहीं, पब्लिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो कहते थे हम देख रहे हैं कहां से खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखे ना कि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो वो जो आप एनओसी की बात कर रहे हैं, आप 22 अगस्त को उनको एनओसी मिला है। पिछली दफा 6 जुलाई था, 6 जुलाई को ये एनओसी था बाकायदा, और 5 को रात तकरीबन 8 बजे कैंसिल कर दिया गया कि कल जलसा आप नहीं कर सकते। गिरफ्तारियां भी हुई और रात को तकरीबन 1:30 बजे वो उनको भेजा गया कि हमने कैंसिलेशन जो है कर दी है। तो वो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। आप देखना है 22 को वो कर सकेंगे जलसा या नहीं। यहाँ पर अदलिया भी तो फैसले देती है। नहीं, अदलिया बड़ी कोशिश, वैसे उस हवाले से अदलिया ने बिल्कुल फैसले भी दिए हैं, ऑर्डर भी किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम
बेशक जो मर्जी हो जाए, इस चीज का बोझ नहीं ले सकते कि हम खुद ऑर्डर करें कि आप फलां जगह दे दें। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो भी जगह देते हैं वहां पर तो फिर अमल दरामद करा लेना, जिस तरह तरनौल दिया गया था पहले भी, तो वहां पर तो अमल दरामद हो जाए। उस पर कंटेम्प्ट आई थी शुरू में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वो खींचा है इनको, इस्लामाबाद इंतजामिया को, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है वो अभी भी केस पेंडिंग उन्होंने रखा हुआ है कि चलें देखते हैं कि 22 को ताकि कोई इशू ना हो। चले माजिद साहब, व्हाट डू यू थिंक, कोई दोबारा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी या इजाजत है इस दफा? देखिए, पाकिस्तानी सियासत तो इस हद तक गैर मुतवाजन और गैर यकीनी हो चुकी है कि अब डे टू डे बेसिस के ऊपर ही तबसरे होते हैं, और आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते या 1 महीने बाद की पेशीन गोई करना खासा मुश्किल हो गया। That's so true. तो अब मामला ये है कि जहां तक जलसे का ताल्लुक है, तो अगर उसकी तैयारियां भरपूर होती नजर आई, कोई एक्टिविटीज हुई, उससे पहले कॉर्नर मीटिंग या कोई मोटरसाइकिल रैलीज होना शुरू हो गई, तो फिर डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऐसा तो फिर शायद उसकी इजाजत जारी रहे। और ये अगर रैलियां और ये जो सारे कॉर्नर मीटिंग अगर पंजाब में हुई तो फिर तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी इजाजत। ये बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि हम ये अपनी जब माजी करीब में देखते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के साथ वो सलूक नहीं किया जाता जो आइन और कानून के तहत किया जाना चाहिए, और 9 मई से पहले भी ये बात ऐसी ही है। हम इसको 10 अप्रैल से अगर शुमार करना चाहें तो ज्यादा, राइट आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, राइट आफ्टर। जी बिल्कुल, और उसके बाद से ये सारा मामला इसलिए हुआ कि रियासत ने एक असूल या एक राय तय कर ली कि अब इस हवाले से मजीद कोई गुंजाइश नहीं देनी, और फिर तहरीक इंसाफ को उसी की बुनियाद पे मुश्किलात का सामना हुआ। अदालतों का मामला ये है कि चूंकि उनके पास कुव्वत नाफजा या अथॉरिटी नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हुक्म दे सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ऑर्डर ना जारी कर दें कि जो बाद में फिर एग्जीक्यूटिव की जानिब से कबूल ही ना किया जाए, और हमारी जो अथॉरिटी है उसके ऊपर या हमारा जो नहीं, माजी में हो तो चुका है इलेक्शन वाला, आपको याद नहीं ऑर्डर? जी, उसके बाद अदलिया के अंदर साकिब साहब बेहतर बता सकते हैं कि एक बड़ी डिस्कशन हुई थी, बड़े लोगों ने एक दूसरे से इस मामले पे मुशावरत की थी कि उमरता बंदियाल साहब ने जो पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस हवाले से उनका या बाकी जजेस का क्या किरदार और उनकी क्या राय होनी चाहिए, इसके ऊपर जो तौहीन अदालत है वो किस हद तक होनी चाहिए, कितनी सख्त होनी चाहिए। लेकिन वो मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता दब गया। तो कहीं ना कहीं अदलिया शायद ये भी ख्याल करती है कि वो अपनी जो हदूद है उसको भी देख के फैसले करती है। मतलब वी हैव सीन दैट इन द पास्ट के बहुत सारे फैसले इस तरह के आए कि अमल दरामद नहीं भी हुआ, फिर वक्त भी गुजर गया। नहीं, अमल दरामद की क्या बात करते हैं, इस गवर्नमेंट ने तो सीधा सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम दिया है। वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको मिसकंडक्ट पर उन्होंने 6 माह की सजा सुनाई थी। अगरचे वो सजा मुअत्तल है, अपील में है, लेकिन वो सजा खत्म नहीं हुई। वहां के बाद साहब तो नहीं, उनको सदारती अवार्ड दिया जा रहा है 23 मार्च को। तो ये जो पैगाम होता है ये बड़ा मतलब खौफनाक, इसी तरह पैगाम दिए जाते हैं, इसी तरह जो है पैगाम दिए जाते हैं। तो होता रहा है वो माजिद भाई ने जो बात की वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अदालतें हमेशा से ये देखती हैं कोई ऐसा फैसला हम ना करें कि जो इम्प्लीमेंट ना हो, और उसके बाद अब बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल थे कि जब अमल नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कर भी कुछ नहीं रही, बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन थी, और हम ये समझ रहे थे कि गैर मौसर कर दिया गया। और उस ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से अभी जो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन ले रही है, कभी कह रही है नहीं मानेंगे, कभी लेजिस्लेशन, कभी इलेक्शन कमीशन से कुछ जो है वो नजरसानी करवा दी है। तो उस तरह की सिचुएशन ये समझ रहे हैं कि ये वही जजेस हैं। हालांकि एक तो ये है कि वो कम जजेस से अभी 8 हैं, ऐसी बात नहीं है, और 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो जा रहे थे। बताओ चीफ जस्टिस जाते जाते हमें ब्रीफली प्लीज बता दीजिए मखसूस नशिस्तें, वही हॉट टॉप तो में जाते थे, बता दीजिए उनका स्टेटस भी। उनका 9 सितंबर पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद एक तो इस दौरान तफसीली फैसला एक्सपेक्टेड है। वैसे इस्लामाबाद की हवा क्या कह रही है? वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पिछले दिनों जो कहा था, उन्होंने कहा था कि छुट्टियों के बाद ही हम सारे इकट्ठे होंगे जजेस, तो उनसे शेयर किया जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा, फिर नजरसानी फिक्स होगी। तो हो मतलब मेरा ख्याल है 10 से 20 या 20 से 30 जो सितंबर के दरमियान जो रिव्यू है वो जो है वो फिक्स होगी। लेकिन 25-26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब का भी आखिरी दिन होगा,
उससे ये पहले करीब-करीब- इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसमें? इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली होनी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रुकेगी। अब रिव्यू में उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये अब देखने वाली बात है। हालांकि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, वही अपील बेंच सुनेगा में ना, पूरा वही केस बेंच खुल जाता सुनेगा। है, वही बेंच सुनेगा, कोई और नहीं फिर उसमें रिव्यू की एक्सपेक्टेशन नहीं, रखना। मतलब आप जो चीफ जस्टिस काजी फाई ईसा इनके खिलाफ जब रेफरेंस था, इनको जो रिलीफ मिला था वो रिव्यू में मिला था, ठीक तो है, इसलिए मतलब बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, 2-3% जो है वो रिव्यू में रिलीफ मिला करता है। वेरी लकी 2-3% में ले जी, लेते जी, थे। बिल्कुल। एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग भाई साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए जो मैं कहा करता हूं कि जो हो इस मुल्क कौम आपके मेरे लिए बेहतर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केओस या जिसको कहते हैं ना अफरा तफरी की सियासत, वो बढ़ती जा रही है और देयर इज नो पॉइंट कि जहां पर हमें लगे कि एवरी डे आई थिंक कि यार इससे आगे बस अब स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, बट एट वंस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि केओस मजीद बढ़ जाती है। दुआ करें कि अल्लाह पाक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही की है आपके और मेरे पुरअमन और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।